हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ आए हैं। दोस्त, जो भी नए कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि इस चैनल पर अभी जो वर्तमान में हम सेशन ले रहे हैं यूथ पब्लिकेशन एलपीसीबीटी 2 के नाम से जो आया है उसी का एनालिसिस करवा रहे हैं। दोस्त, अगर बात करिएगा लेक्चर का तो लेक्चर में इसमें दो कंप्लीट हुआ है। एक वर्क पावर एनर्जी का अगर बात करिएगा वर्क पावर एनर्जी, और एक सेफ्टी एंड हेल्थ का बात करिएगा तो सेफ्टी एंड हेल्थ में एक लेक्चर किया है जिसमें 50 प्रश्न हम करवाए हैं और इसमें 30 से 35 प्रश्न और है जो दूसरा लेक्चर जल्द अपलोड करेंगे। अगर वर्क पावर एनर्जी का अगर बात करते हैं तो वर्क पावर एनर्जी में हम सारा ये चैप्टर कंप्लीट किए हैं। वर्क पावर एनर्जी का तो ये कंप्लीट हो गया है। और तीसरा अगर बात करेगा तो तीसरा चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं वो हीट एंड टेम्परेचर है। इसमें भी 2 लेक्चर किया है और इसका अगर बात करेगा तो तीनों का अगर बात करेगा वर्क पावर एनर्जी या हीट एंड टेम्परेचर का तो इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का पार्ट भी हम करवाए हैं। और आपको पता है कि एलपीसीबीटी 2 में सबसे ज़्यादा अगर वेटेज रहता है तो न्यूमेरिकल का ही रहता है। इसी के साथ आज जो लेक्चर हम लेके आए हैं चौथा, वो हम लेके आए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से। कुछ कैंडिडेट का कहना था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला के भी लेके चलिए, तो आज जो चैप्टर हम लेके आए हैं इंस्ट्रूमेंट का लेके आए हैं। इंस्ट्रूमेंट अगर इतना करते हुए भी जिस भी कैंडिडेट को और फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो हम कुछ दिन पहले ही एलपीसीबीटी 2 का हम प्लेटफॉर्म रुकमणी पब्लिकेशन का नाम सुने होंगे कि रुकमणी पब्लिकेशन से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करवाए हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट करवाया हुआ है, लाइंस करवाया हुआ है और प्रोजेक्शन करवाया हुआ है। ये 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ है। और इसी के साथ बेसिक साइंस में भी जो भी प्रश्न जिससे ज़्यादा बनता है उसका भी हम कंप्लीट करवाए हुए हैं। जैसे न्यूमेरिकल बनता है स्पीड एंड वेलोसिटी से, तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी हम बनाए थे रुकमणी पब्लिकेशन से, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको टाइम है तो फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेगा। आज का सेशन है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, तो देखिएगा आज का सेशन में आज का पहला प्रश्न में देखिएगा। अगर पीडीएफ का बात करिएगा तो पीडीएफ आपको थोड़ा लेट हो जा रहा है, पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो पीडीएफ का जल्दी ही समाधान किया जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको जितना भी लेक्चर दिया है वो सारा पीडीएफ हम कंपाइल करके डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न में कहा गया है, देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, इसमें कहा गया है कि सीट की छोटी भुजा A4 और A3 सीट की लंबाई भुजा के अनुपात क्या होगा। अगर A4 सीट की छोटी भुजा का अगर बात करेगा और A3 सीट की लंबी भुजा का अगर बात करेगा तो यहाँ थोड़ा हम साइज के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। अगर बात करेगा तो A0 का अगर पूछेगा कि A0 को क्या होता है, A1 A2 A3। अगर A0 का बात करेगा तो A0 का याद रखेगा 841 और 1189। अब कुछ ना करेगा, 1189 को आधा कर देना है, तो 1189 को आधा करेगा तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 594 रेशियो। 841 को हूबहू यहाँ उतार देना है, 841 हो गया। 841 को फिर आधा यहाँ करिएगा तो आधा कितना हो जाएगा, तो 420 अप्रोक्स में होगा और 594 होगा। फिर इसी तरीक़ा से 594 को आधा करेगा तो 297 होगा, 297 और 420 हो जाएगा। A4 का अगर बात करेगा तो A4 तक पूछा है, तो A4 का बात करेगा तो 420 लिखेगा और ये हूबहू उतरेगा तो 297 हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये बताइए, बोला है कि A4 का छोटी भुजा, तो A4 का छोटी भुजा का अगर बात करेगा तो A4 का छोटी भुजा कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड, सीट की छोटी भुजा A4 और A3 सीट की लंबी भुजा, तो A3 सीट की लंबी भुजा कौन सा हो गया, तो 420 हो जाएगा। एक सेकंड, ये 420 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, माफ करिएगा। इसका हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 और ये हो जाएगा वो बहुत उतर जाएगा। अब बोला है कि A4 का छोटी भुजा लेना है, तो A4 का छोटी भुजा का अगर बात करिएगा तो A4 का छोटी भुजा कौन सा हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा, 210 ले लिए। और इसी तरीक़ा से A3 सीट की लंबी भुजा का बात किया है, तो A3 सीट की लंबी भुजा कौन सा हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा। तो ये 420 ले लिए। इसका रेशियो लीजिएगा तो इसका रेशियो आएगा 1
1:2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो जो भी वैल्यू लिखाए हैं साइज का वो याद रखेगा। A0 का बोलेगा तो 841 1189 होता है। 1189 के आधा करेगा तो 594, फिर हूबहू उतार देना है 841। फिर 841 को आधा करेगा तो 420 होगा, 594 होगा। अब 594 का आधा करेगा तो 297 और 420। 420 का आधा करेगा तो 210 हो गया, 297। तो A4 का छोटी भुजा बोला है तो 210 हो गया, और A3 का बड़ी भुजा बोला है तो 420 हो गया। जब इसको रेशियो लीजिएगा तो 1:2 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। इसका पीडीएफ ईडी का जो क्लीन नहीं था, आपको पिछला जो वीडियो हम दे रहे हैं बेसिक साइंस का, उसमें आपको पीडीएफ में बहुत मतलब क्लीन नजर आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बुक से ही हम इसका किए हैं, निकाले हैं, तो इसमें आपको दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। इसी के कारण हम हिंदी का ही देखेंगे। बाकी जिनको इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ इसका हम जल्द इसका फॉरवर्ड करेंगे। पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम से लेके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। तो अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात का अगर पूछेगा कि लंबाई और चौड़ाई का कौन सा अनुपात होता है, तो 1:2 होता है। 1:2 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं कि किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित लाभ कितना होता है, तो 1:2 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि किसी भी मानक इंजीनियरिंग आरेख में सीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई क्या होगा। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि A0 का अगर बोलेगा तो 10 का हम क्या बताए थे कि 841 और 1189 बताए थे। अब ये बताइए कि चौड़ाई जब दे दिया है कि 841 है तो लंबाई कौन सा होगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो 1189 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप से एसी का पूर्ण रूप क्या होता है। अगर एसी का बात करते हैं तो एसी का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो एसी का पूर्ण रूप जो होता है वो एक क्रॉस कॉर्नर्स होता है, एक क्रॉस कॉर्नर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ इसका एनालिसिस भी देख लीजिएगा, इसमें कुछ दिया गया है फुल फॉर्म, तो इसके माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सारा प्रश्न है जो प्रीवियस पेपर ही बना है और प्रीवियस पेपर से ही बनाया गया है। इसमें बोला गया है कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक क्रॉस कॉर्नर होता है, एक क्रॉस कॉर्नर होता है एसी का। अगर एएफ का पूछेगा तो एएफ का होता है एक क्रॉस फ्लैट्स होता है, एक क्रॉस फ्लैट्स। और ए आर का बोलेगा तो एज रिक्वायर्ड होता है, एज रिक्वायर्ड। और ए का बोलेगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन होता है। इसमें एसी का बोलेगा तो एक क्रॉस कॉर्नर्स, एएफ का बोलेगा एक क्रॉस फ्लैट्स, ए आर का बोलेगा तो एज रिक्वायर्ड, और ए का बोलेगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि इंजीनियरिंग आरेख में, अगर इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH निम्नलिखित में से किसके संकेत करता है। तो अगर LH का अगर बात करते हैं तो LH होता है जो लेफ्ट हैंड को संकेत करता है, लेफ्ट हैंड को संकेत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिएगा तो इसमें भी इंजीनियरिंग आरेख में अगर देखिएगा एक्सप्लेन में, तो इंजीनियरिंग आरेख में विभिन्न पद और उनके संबंधित संक्षिप्त दिया गया है। जिसमें LH का पूछेगा तो LH का क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड होता है। LMC का पूछेगा तो लीस्ट मटेरियल कंडीशन होता है, लीस्ट मटेरियल कंडीशन। MFD का बोलेगा तो मैन्युफैक्चर होता है, और OD का बोलेगा तो ऑथर डायमीटर होता है, और OPP का बोलेगा तो अपोजिट होता है। तो इतना फुल फॉर्म याद रखिएगा कि LH का हो गया लेफ्ट हैंड, LMC का होता है लीस्ट मटेरियल कंडीशन, MFD बोलेगा तो मैन्युफैक्चर होता है, और OD बोलेगा तो ऑटर डायमीटर, और OPP बोलेगा तो इसका होता है अपोजिट। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 594 का अगर बात करते हैं तो 594 मिमी और 841 मिमी पेपर का साइज क्या होता है। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि A0 से याद रखेगा कि A0 हो गया, A1 हो गया, A2, A3 और A4। ठीक है, A3 तक ही देखिए। तो A0 का अगर बात करेगा तो हम बताए थे कि 841 और 1189 हो गया। उसी तरीका से A1 का अगर बात करेगा तो इसका आधा करेगा तो 594 हो गया, 500 से 5 दूनी 10, 1 9 दूनी 18 और
18 और 4 दूनी 8, 594 हो गया और 841 हो गया। फिर आधा करेगा 841 के, तो कितना हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 594 हो जाएगा। फिर 594 का आधा करेगा तो 297 हो जाएगा और 420 हो जाएगा। आपसे प्रश्न में बोला गया है कि 594 और 841 किसका है, तो 594 और 841 का अगर बात करेगा तो A1 का आता है। 594 और 841 किसका है, तो A1 का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि A0 आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल कितना होता है। तो अगर A0 का अगर बात करेगा कि A0 आकार के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो जस्ट आपको हम जो बताए थे कि A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया और A3 हो गया। अगर A0 का बोलेगा तो 1 मीटर स्क्वायर याद रखिएगा, या 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 10,000 आ जाएगा। ये हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी तरीका से अगर आगे भी बात करेगा कि आगे क्या होगा, तो ये बताइए A1 का बोलेगा तो इसका आधा कर दीजिएगा तो 1/2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका फिर आधा करेगा तो 1/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आधा करेगा तो 1/8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी का भी पूछे बस A0 का 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का स्क्वायर करेगा तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल परिवर्तन, अगर सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग के डिटेल मॉडिफिकेशन और ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है। बोला गया है कि सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल परिवर्तन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है, तो ग्रिड संदर्भ कहलाती है। ग्रिड संदर्भ कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका एक्सप्लेन अगर देखना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग के डिटेल परिवर्धन और ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता को हम क्या कहते हैं, तो ग्रिड संदर्भ कहते हैं। ग्रिड संदर्भ कहते हैं। तो मॉडिफिकेशन को जो समझाने का रहता है या परिवर्तन और ड्राइंग की स्थिति को जो दर्शाना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ग्रिड संदर्भ कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग और फाइलिंग करने के लिए शीट की बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये बताइए कि एक ड्राइंग शीट का अगर बनाइएगा तो इस तरीका से जो ड्राइंग शीट हम बनाए हैं, और ड्राइंग शीट के बाद ये जो मार्जिन छोड़ा जाता है ये हो गया मार्जिन, ये क्या हो गया, मार्जिन हो गया, तो ये हो गया मार्जिन। ठीक है, एक रफली हम फिगर बनाते हैं, और ये अगर बात करेगा तो ये होता है बॉर्डर लाइन। ये क्या होता है, बॉर्डर लाइन होता है। तो ये बताइए कि इसका अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा मार्जिन, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, तो बॉर्डर लाइन हो गया। क्या हो गया, बॉर्डर लाइन। तो बोला है कि एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग और फाइलिंग करने के लिए, बाइंडिंग और फाइलिंग करने के लिए शीट की बाईं तरफ जो छोड़ा जाता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसी को हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि एक ड्राइंग शीट की बाइंडिंग और फाइलिंग करने के लिए शीट की बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र बॉर्डर लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, तो बॉर्डर लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न बोला है कि ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है। अगर मार्जिन लाइन का प्रिंट जो होता है वो परिष्कृत साइज का होता है, परिष्कृत साइज का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा है जो आरएफ का घटता पैमाना रेखाचित्र किया गया है। अब आरएफ का घटता पैमाना, बढ़ता पैमाना और जो बराबर होता है, फुल साइज होता है, उसका हम यहाँ समझा देते हैं, तब आपको हम ऑप्शन पर ले जाएंगे। जैसे ये बताइए कि ई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का अगर बात करेगा तो एक होता है फुल स्केल, एक होता है क्या, तो एक होता है फुल स्केल। अगर बात करेगा तो एक होता है फुल स्केल। अगर दूसरा बात करेगा तो एक होता है इनलार्जिंग, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है इंड्यूजिंग होता है या रिड्यूजिंग होता है। क्या होता है, तो रिड्यूजिंग हम कहेंगे, इसको रिड्यूजिंग कहते हैं। अगर फुल स्केल का बात करेगा तो 1:1 में आएगा। अगर इंड्यूज का अगर आती है, क्या बोलते हैं, रिड्यूजिंग हो गया, इनलार्जिंग हो गया। इनलार्जिंग का अगर बात करेगा तो इनलार्जिंग होता है X:1,
और अगर रिड्यूसिंग का बात करेगा तो ये होता है 1:x। समझाते हैं हम, समझिएगा। जैसे यहाँ अगर बात करिएगा तो फुल स्केल का मतलब होता है पूर्ण पैमाना। ये हो गया जो दीर्घ अति इसका इनलार्जिंग का अगर बात करेगा तो ये विस्तारक हो गया, और ये हो गया जो दीर्घ हो गया मतलब कि लघुकरण हो गया। ठीक है, तो ये बताइए 1:1 ये हुआ कि कोई भी वस्तु का अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं या ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो जिस वस्तु का शेप है और उसी शेप में अगर वस्तु का फिगर बनाइएगा या ड्राइंग बनाइएगा तो उसी को हम फुल स्केल कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में, जैसे पुल बनाना हो या बड़ी वस्तु बनाना है, तो बड़ी वस्तु को आप ड्राइंग पर छोटा करके ही बनाइएगा। तो कोई भी बड़ा को छोटा करके बनाना रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन अति। कोई छोटा को बड़ा बनाना होता, मत करिएगा, इसमें उल्टा हो गया है। ये बोला है इन लार्जिंग, तो इन लार्जिंग में जैसे घड़ी की पुर्जा हो गया, ये घड़ी के पुर्जा हो गया। अब घड़ी का भाग तो बहुत छोटा है, तो इसको छोटा है तो इसको बड़ा करके बनाइएगा, तो बड़ा करके बनाइएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इन लार्जिंग बोलते हैं, इन लार्जिंग बोलते हैं। और रिड्यूसिंग जो होता है वो बड़े वस्तु को छोटा करके बनाया जाता है, बड़े वस्तु को छोटा करके बनाया जाता है। जैसे बड़े बड़े पुल हो गया, बड़े बड़े जैसे कंस्ट्रक्शन में हो गया कि जैसे अपार्टमेंट हो गया, कुछ भी हो जो बड़ा हो उसको छोटा करके बनाया जाए तो उसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं। एक बार हिंदी में समझ लीजिएगा, एक होता है पूर्ण आकार का, पूर्ण पैमाना होता है। क्या होता है, पूर्ण पैमाना होता है। अगर इसका बात करेगा तो ये हो गया विस्तार हो गया। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तो लघुकरण होता है, लघुकरण होता है। अब ये बताइए पूर्ण पैमाना होता है जो 1:1 में होगा। अगर विस्तार का बोलिएगा तो 1:1 में होगा। विस्तार का मतलब होता है छोटा से बड़ा हो जा रहा है, और लघुकरण का मतलब हो गया 1:x हो गया। अब इसका आरएफ का अगर फार्मूला का अगर बात करेगा तो आरएफ का फार्मूला जो होता है वो काल्पनिक बटा वास्तविक होता है, काल्पनिक बटा वास्तविक होता है, समझिएगा। अब काल्पनिक का मतलब होता है कि जो भी आप फिगर बनाने वाले हैं तो एक काल्पनिक ही लीजिएगा, और वास्तविक का मतलब होता है कि जो रियल डाटा दिया गया है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी अगर पूर्ण पैमाना बनाना है तो उसको तो 1:1 हो जाएगा, लेकिन अगर विस्तार बनाना कहीं जैसे घड़ी का पुर्जा का हमको बनाना है, घड़ी का बनाना है तो घड़ी का ओरिजिनल शेप, तो ओरिजिनल शेप तो नीचे चलाएगा। ठीक है, और ये बताइए घड़ी को बड़ा करके दिखाइएगा तो बड़ा शेप ऊपर चल जाएगा, तो बड़ा वाला ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए इसको 1:1 लिए हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि आरएफ का घटता पैमाना, तो आरएफ का घटता पैमाना किस में जाएगा, तो ये बताइए कि आरएफ का घटता पैमाना जो दिखाना है लघुकरण में दिखाएंगे, क्योंकि लघुकरण है छोटा करने के लिए कि बड़ा से छोटा तक दिखाना है। तो 11 के देखिएगा, ये बताइए कि लघुकरण में हम क्या बताए थे कि लघुकरण का अगर बात करेगा तो 1:x के रूप में रहेगा। तो ये बताइए लघुकरण में देखिएगा 1:x के रूप में कौन सा है, तो ये हो गया। इसका बोलेंगे तो इसको फूल आकार का बोलेंगे कि फूल आकार का है या पूर्ण पैमाना हो गया। ये बात करेंगे तो ये क्या हो गया, तो इसका हम बोलेंगे तो ये विस्तारक हो गया। ये क्या हो गया, विस्तार हो गया, और ये भी विस्तार हो गया जो 1:1 के रूप में लेते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया था कि आरएफ का घटता पैमाना, तो घटता पैमाना मतलब रिड्यूसिंग में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसको आप इस तरीका से दर्शा सकते हैं 1:x। तो ये भी पूछा जाता है जो हम लिखे हैं कि 1:x आपको कौन सा पैमाना में जाएगा, तो रिड्यूसिंग पैमाना में जाएगा। फिर बोलेगा कि ये बताइए कि 1:1 किस पैमाने में जाएगा, तो इनलार्जिंग में जाएगा, और 1:1 किस में जाएगा, तो ये हो जाएगा जो पूर्ण आकार में जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो तकनीकी ड्राइंग्स के लिए अगर पेपर का बात करेगा तो कार्टिज पेपर का भी प्रयोग हम करते हैं और ट्रेसिंग पेपर का भी हम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है, तो हम कार्टिज पेपर और ड्राइंग पेपर का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व या लाभ होता है। तो अगर मुक्त हस्त चित्रण का अगर बात करते हैं तो यह अत्यंत शीघ्रता से उपकरण के डिजाइन और आकार की व्याख्या करता है। फिर बोलता मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है और यह विचारों को सृजन में बहुत उपयोगी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि इंजीनियरिंग या ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यम को अपनाता है। इंजीनियर हो या ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का अपनाता है, तो मौखिक रूप से अपनाता है
लिखित रूप से भी देता है और चिन्ह या संकेत के रूप में भी देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में पद सूची में इनमें से कौन सी सूचना दी जाती है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर मध्य सूची का अगर बात करते हैं, कौन से सूची में, तो मध्य सूची में इनमें से कौन सी सूचना दी जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे, मध्य सूची का अगर बात करते हैं तो मध्य सूची का अगर बात करिएगा तो मध्य सूची में मध्य दिया जाता है, विवरण दिया जाता है और मात्रा दिया जाता है और पदार्थ दिया जाता है। तो यही इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछेगा कि मध्य सूची में क्या क्या दिया जाता है। तो मध्य हो गया, विवरण हो गया, मात्रा हो गया और पदार्थ हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि BIS के आप क्या समझते हैं। BIS से आप क्या समझते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगले प्रश्न में कहा गया है कि शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। अगर हम शीर्षक ब्लॉक का अगर बात करते हैं, टाइटल ब्लॉक का, तो टाइटल ब्लॉक में हम क्या दर्शाते हैं। तो कंपनी का नाम भी दर्शाते हैं, ड्राइंग के शीर्षक भी दर्शाते हैं और ड्राइंग पैमाना भी दर्शाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शीर्षक ब्लॉक का अगर बात करेगा तो ड्राइंग पेपर का अगर बात करेगा तो ड्राइंग पेपर इस तरीका से जो बनता है, तो दाएं साइड नीचे तरफ जो रहता है यही है टाइटल ब्लॉक, और इसी में दर्शाया जाता है कंपनी का नाम भी, ड्राइंग पैमाना भी और ड्राइंग शीर्षक भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक इंजीनियर ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है। बोला गया है कि एक इंजीनियर ड्राइंग है जो विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो होता है वो कौन सा होता है। तो आकार देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जानकारी तो लंबाई भी देता है, ऊंचाई भी देता है और चौड़ाई भी देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में आपसे पूछा गया है तो सबसे महत्वपूर्ण में आता है आकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है। अगर गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है, तो अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है, अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है। अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में हम ले सकते हैं, तो मौखिक रूप में भी ले सकते हैं, लिखित रूप में भी ले सकते हैं और सांकेतिक रूप में ले सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सभी तरह से हम ले सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ दिया गया है, एक्सप्लेन भी एक बार देख लीजिएगा। बोला गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति निम्न रूप से ली जा सकती है, मौखिक रूप से ली जा सकती है, लिखित रूप से भी ली जा सकती है और सांकेतिक रूप से भी ली जा सकती है। अभियांत्रिक दृष्टि से इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है ज्यामितीय रेखन, दूसरा होता है यांत्रिक या मशीन रेखन, तीसरा होता है विद्युतीय रेखन और चौथा होता है जनपदीय और पांचवा आरेखन होता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक आरेखन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग हम निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है। तो साफ सुथरा ड्राइंग होना चाहिए और पेंसिल की स्याही की प्रकृति भी होना चाहिए। अगर पेंसिल का ग्रेड का बात करेगा तो 3 प्रकार में आता है। एक होता है जो कठोर आता है, पहला का अगर बात करेगा तो पहला कठोर हो गया, दूसरा जो आता है वो मध्यम होता है और तीसरा होता है जो मुलायम होता है, मुलायम होता है। ये अगर प्रकार का बात करेगा तो ये 18 प्रकार में आता है। ये प्रकार 3 हो गया। अगर ग्रेड का बात करेगा तो 18 तरह के पेंसिल होते हैं। ठीक है, जो 6 में बटे होते हैं। 6 होता है जो कठोर होता है, 6 होता है जो मध्यम होता है और 6 होता है जो मुलायम होता है। तो आपको हम बता देते हैं कि कहीं कहीं ग्रेड जो दे देता है वो 3 प्रकार के ग्रेड देता है और कहीं कहीं प्रकार जो दे देता है वो 18 प्रकार का देता है, लेकिन रियल में 3 प्रकार का होता है, कठोर होता है, मध्यम होता है, मुलायम होता है। और ग्रेड बोलेगा तो ग्रेड के अनुसार 18 प्रकार के है जो दिया गया है A1 से अगर कठोर का बात करेगा तो कठोर जो होता है वो सबसे ज्यादा कठोर 9H का पेंसिल होता है
और बोलेगा मुलायम कौन सा होता है, तो मुलायम होता है जो 3B होता है, 3H होता है, 2H होता है। अगर क्या बोलते हैं, ये मध्यम हो गया। और मुलायम का अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा मुलायम जो होता है वो कौन सा होता है, तो 7B। तो रिपीट कर देते हैं, मुलायम में बोलेगा तो 7B, फिर मध्यम में बोलेगा तो 3H हो गया, 2H हो गया, फिर H हो गया, B हो गया, और कठोर में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो 9H होता है। बाकी अगर पेंसिल का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम और अच्छे से इसका एक्सप्लेन करेंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक ड्राइंग शीट की दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात क्या होता है। एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का जो होता है 1:√2 होता है। अब पिछले बार जो एलपी में क्वेश्चन जो बना था वो इस तरीका से नहीं बनाया था, कुछ ने किया था √2 से दोनों तरफ गुना कर दिया था। अब √2 से दोनों तरफ गुना करिएगा तो ये बताइए कि 1:√2 है, और दोनों तरफ रूट से 2 से गुना करेगा तो ये तो √2 हो जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये भी होता है, तो √2:2 भी होता है, क्योंकि √2 से दोनों साइड गुना करके ही ऑप्शन में लिया गया था। तो कभी अगर इस हिसाब से भी ऑप्शन दे तो इस हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके रियल में जो रेशियो आता है 1:√2 आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि A0 आकार की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल किसके निकट होता है। तो अगर हम बात करते हैं, जस्ट आपको हम बताए थे कि अगर A0 के पूछ ले, या A1 का पूछ ले, या A2 का पूछ ले, या A3 का पूछ ले, कुछ न करना है। A0 का होता है 1 मीटर स्क्वायर, A1 का बोलेगा तो आधा कर देना है, तो 1/2 मीटर स्क्वायर होता है। फिर इसका भी आधा करना है तो 1/3 अति 1/4 मीटर स्क्वायर, और इसका होगा तो 1/8 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि A0 को कितना होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि क्लाइनोमीटर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर क्लाइनोमीटर का अगर बात करेगा तो क्लाइनोमीटर होता है जो कोणीय मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लाइनोमीटर कोणीय मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मापन के लिए किसको हम प्रयोग करते हैं, तो क्लाइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ देख भी सकते हैं कुछ एक्सप्लेन जो किया गया है, देखिएगा। इसमें बोला गया है कि क्लाइनोमीटर होता है जो यह एक मापक यंत्र है जिसमें स्पिरिट लेवल की सहायता से कोण मापे जाते हैं, और क्लाइनोमीटर का उपयोग कोण मापने या अतिरिक्त कोणीय सतहों के एंगुलर सरफेस, बड़े कर्तन या औजारों या मिलिंग कटर इंसर्ट का राहत करने के लिए राहत कोण या रिलीफ एंगल को मापने के लिए किया जाता है। किसका, तो क्लाइनोमीटर का। क्लाइनोमीटर का आपको सिंपल याद रखिएगा, कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ कुछ मापक यंत्र दे दिया है एक्सप्लेन में। जैसे अन्य कोण की मापक यंत्र बोलेगा तो एक होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, दूसरा होता है स्पिरिट लेवल, तीसरा होता है साइन बार, चौथा होता है कोण प्रमापी, और पांचवा होता है विभाजक शीर्षक। अगर स्पार्टता की बात करेगा तो ये होता है सरफेट प्लेट, फिर होता है स्पिरिट लेवल, ऑटो कोलीमीटर, फिर होता है डॉयल इंडिकेटर, और चौथा होता है, तो पांचवा होता है ऑप्टिकल विभाजक होता है। इसमें अगर तापन के आधार पर अगर देखेगा कि तापमान मापन यंत्र अगर पूछेगा तो इसमें एक होता है प्रतिरोधी तापमापी जिसको हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कहते हैं, फिर होता है सेमी चालक होता है जिसको सेमीकंडक्टर थर्मामीटर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, थर्मोकपल हो गया, बायोमेटालिक थर्मोमीटर हो गया, रेडिएशन पायरोमीटर हो गया, और प्रकाशीय होता है जिसको ऑप्टिकल पायरोमीटर कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से त्रिमित आरेखन शीट का मानक आकार कौन सा नहीं है। अगर बात करिएगा त्रिमित, तो त्रिमित आरेखन का मानक शीट का अगर आकार का अगर बात करेगा तो आपको पता है कि 841 और 1189 है, 210 और 297 भी है, फिर 297 और 420 भी है, लेकिन 596 और 420 नहीं, तो 596 यहाँ गलत दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ साइज भी दे दिया गया है, यहाँ साइज देखिएगा तो ये बताइए A0 का बोलेगा तो 841 1189 हो गया, फिर A1 का बोलेगा तो 594 841, फिर 841 का आधा कहता है 420 594, 594 का आधा कहता है 297 420। इसी तरीका से याद रखेगा, इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया, इसका बोलेगा तो 1/2 मीटर स्क्वायर हो गया, इसका बोलेगा तो 1/4 मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीका से 2 से डिवाइड करते चला जाइएगा। अगले प्रश्न देखिएगा,
अच्छा, यहाँ थोड़ा देखिएगा, इसमें नोट में करके, और ये क्वेश्चन बनता भी है। इसमें बोला गया है कि A2 ड्राइंग शीट का जो प्रयोग हम करते हैं, A2 ड्राइंग शीट का प्रयोग हम करते हैं जो अभियांत्रिक ड्राइंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कौन सा ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं, तो A2 का प्रयोग करते हैं, A2 का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि नमन लेखी, अगर नमन लेखी का बात करते हैं तो नमन लेखी को हम क्लाइनोग्राफ कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था क्लाइनोमीटर और एक पूछता है क्लाइनोग्राफ, लड़कन फंसता यही है क्लाइनोग्राफ और क्लाइनोमीटर में। अब ये बताइए कि क्लाइनोमीटर जो था वो कोणीय मापन के लिए था, कोणीय या एंगुलर मेजरमेंट के लिए था, लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा गया है क्लाइनोग्राफ के बारे में। और क्लाइनोग्राफ जो काम करता है वो क्या करता है, तो अगर बात करिएगा हिंदी का तो एक सेकंड, ये होता है आनति पर समांतर रेखा के आरेखन करने के लिए कहते हैं। देखिएगा, अगर इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो आनति पर समांतर रेखा आरेखन करने के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका पूरा ऑप्शन देखना चाहते हैं तो देखिएगा, ये बताइए कि इसमें क्या बोला है, तो क्लाइनोग्राफ बोला है। तो क्लाइनोग्राफ के लिए होता है ड्राइंग पैरेलल लाइंस एट, बोलता इंक्लाइनेशन होता है कि आनति पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए, आनति पर समांतर रेखा, याद रखेगा कि आनति पर समांतर रेखा के आरेखन करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, तो क्लाइनोग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी दिया गया है और एक्सप्लेन समझिएगा। बोला है कि नमन लेखी, जिसको हम क्लाइनोग्राफ का उपयोग समांतर लंबवत, समांतर, देखिए ये याद रखिएगा, समांतर लंबवत और तिर्यक रेखा को खींचने में होता है। और नमन लेखी समांतर टी स्क्वायर का ही विकसित रूप है और इसे सेक्शन रेखा या सेक्शन लाइन या समायोज्य सेट स्क्वायर भी कहा जाता है, समायोज्य सेट स्क्वायर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाप होता है। तो अगर B2 का अगर बात करिएगा तो यहाँ भी याद रखेगा, यहाँ कुछ हम लिखवा देते हैं। जैसे पूछेगा B0, B1, B2, B3 और B4। अगर B0 का अगर पूछेगा तो B0 को लिखेगा 1500 होता है, 1500 गुने 1000 गुने 25 होता है। फिर यहाँ अगर बात करेगा तो यहाँ 1000 को लेके आइएगा तो यहाँ होता है 1000 गुने, फिर यहाँ अगर बात करेगा तो यहाँ होता है 700 और गुने 25 होता है। फिर यहाँ अगर बात करेगा तो यहाँ होता है 700, 700 के बाद फिर अगर लिखेगा तो यहाँ हो जाएगा 350 और यहाँ हो जाएगा 15। फिर 350 को लिखेगा तो 350 हो जाएगा और 350 का फिर ये बताइए कि यहाँ कितना हो गया, एक सेकंड फिर से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि B0 दिए हैं, B1 दिए हैं, B2 दिए हैं और B3 तक, देखिए ये बताइए कि ये होता है 1500 गुने 1000 होता है और गुने 25 होता है। अब ये बताइए 1000 को यहाँ लाना है तो ये बताइए ये 1000 हो गया गुने 700 हो गया और गुने 25 हो गया। अब ये बताइए 700 के यहाँ लाना है तो 700 हो गया, 500 हो गया और 15 हो गया। फिर 500 के यहाँ लाइएगा तो यहाँ 500 हो गया, 350 हो गया और गुने 15 हो गया। आपसे प्रश्न में बोला गया है B2 का बताना है, तो B2 का क्या हो जाएगा, 700, 500 और 15 हो जाएगा, 700, 500, 15 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि रंगीन ड्राइंग शीट क्या सीमितता को बताता है। रंगीन ड्राइंग शीट का अगर बात करेगा तो देखिएगा ज़्यादातर रंगीन का प्रयोग नहीं हम लोग करते हैं, क्योंकि ये रेखाएं होता है या यह रेखाएं उभार बाधक होती है। ये रेखाएं जब कलर करिएगा तो इसमें उभार पैदा हो जाता है, इसलिए हम रंगीन ड्राइंग शीट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि A0 का अगर बात करेगा तो A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होता है। तो आप सिंपल करना है, सारा नहीं लिखना है। A0 का आपको पता है कि A0 का जो होता है वो 841 और 1189 होता है, 1189 होता है। अगर A1 का बात करेगा तो ये हो जाएगा 597 और 841 होता है। उसी तरीका से A2 का पूछेगा तो 841 का 420 हो जाएगा और 597 हो जाएगा। तो 420 और 597 कहाँ है, तो 420 और 594
क्या करिएगा 594। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 420 और 594। तो ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा यहाँ साइज भी दे दिया गया है, साइज देख लीजिएगा। इसमें बोला गया है कि A0 को 841 1189 पता है, 594 841 420 594 297 420। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई आपको जस्ट हम बताए थे कि 1:√2 होता है, 1:√2 कह लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, कुछ न किया गया है, आप जो देखते हैं लंबाई और चौड़ाई वही है, चौड़ाई और लंबाई का ही गुना 1:√2 आता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में मिलान करना है, तो थोड़ा हम छोटा कर देते हैं इसका। देखिएगा आपको इसमें मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए कोई भी एक ऑप्शन को पकड़िएगा, जो भी आपको 4 गो में अगर पकड़ में आ रहा है कि हाँ इसका करेक्ट आंसर ये होगा, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन छांटने की कोशिश करिएगा। जैसे ये बताइए कि रूलिंग पेन का अगर बात करिएगा, तो रूलिंग पेन का जो हम उपयोग करते हैं वो रेखाओं को इंक को करने के लिए करते हैं। तो सी का अगर 1 होगा, तो यहाँ देखिएगा सी का 3 ए भी नहीं होगा, सी का ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस हिसाब से अगर बड़ी कंपास का अगर बात करिएगा, बड़ा डिवाइडर, तो बड़ा डिवाइडर जो होता है वो रेखा के विभाजन करने के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बी का कौन सा होगा, तो बी का आई भी होगा, बी का आई भी होगा, तो बी का हो जाएगा आई भी। ठीक है, फिर उसी तरीका से अगर बड़ी कंपास का अगर बात करेगा, तो बड़ी कंपास होता है जो बड़ी ब्रीथ खींचने के लिए किया जाता है, तो ए का हो जाएगा 3। फिर एक डी बचा, तो लीड केस होता है जो पेंसिल की लीड रखने के लिए किया जाता है। तो लीड केस होता है जो जिस तरीका से स्टोन होता है उसी तरीका से पेंसिल की लीड रखने के लिए हम लीड केस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेन भी देखिएगा, नीचे जो दे दिया है इसका देखिएगा, इसमें सामने सामने दिया गया है कि बड़ी कंपास का हम बड़ी ब्रीथ खींचने के लिए करते हैं, बड़ा डिवाइडर रेखा विभाजन के लिए करते हैं, रूलिंग पेन होता है जो रेखाओं को इंक करने के लिए करते हैं, और लीड केस होता है जो पेंसिल की लीड रखने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों को मार्किंग और विभाजन में प्रयुक्त किया जाता है। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि उस उपकरण जो मार्किंग करते हैं और विभाजन करते हैं दूरियों को, तो छोटी कंपास होता है। कौन सा होता है, तो छोटी कंपास का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि एक कलाई घड़ी के संगठक को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है। अब ये बताइए, छड़ी नहीं है, एक घड़ी होगा। ये बताइए कि कलाई की घड़ी सबसे छोटा पुर्जा होता है और इसको हमको बड़ा करके दिखाना रहता है। जैसे इसको हमको पेपर पर अगर दिखाना रहेगा, इसको हमको बड़ा करके दिखाना होगा, तो बड़ा करके दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इनलार्जिंग का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इनलार्जिंग स्केल का उपयोग करेंगे। स्केल 3 प्रकार के हम बताए थे कि फुल साइज बोलेगा, अगर फुल साइज में अगर आएगा तो फुल साइज का अगर पूछेगा तो फुल साइज का 1:1 होगा। और 1:1 का मतलब ये होता है कि जिस साइज का वस्तु है उसी साइज का क्या बन गया है, तो ड्राइंग बन गया है। तो ये फुल साइज हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो मध्यम वर्ग के जो ग्राफ बनाना रहता है, जो तो मीडियम अथी में आता है, शेप में आता है, जो हूबहू हम पेपर पर बना सकते हैं ड्राइंग पेपर पर, वो होता है कौन सा, फुल साइज। इनलार्जिंग के लिए हम बताए थे कि X:1 होता है, और रिड्यूसिंग के लिए हम बताए थे 1:X होता है। तो ये भी पॉइंट जो हम लिखवाए हैं वो याद रखेगा, सीधे प्रश्न में पूछा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि किसी भी प्रकृति के निष्कोषण वक्रों को बनाने के या रेखन हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण होता है। बोला किसी भी प्रकृति के निष्कोण वक्रों को बनाने हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण कौन सा होता है। तो प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण का अगर बात करिएगा, तो इसमें अगर इसका ऑप्शन और देखिएगा, तो इस उपकरण आंसर जो देखिएगा, इसमें जो बोला है ये फ्रेंच कर्व का हम प्रयोग करते हैं। फ्रेंच कर्व होता है ये जो फ्रेंच वक्र का हम प्रयोग यहाँ करते हैं, जहाँ इसका एक निश्चित आकार नहीं होता है। जिस तरीका से, जैसे ये बताइए कि इस तरीका से जो आकार बना जो रहता है, वो देखिएगा कि कहीं इस तरीका से बना दिया जाता है, तो इस तरीका से बनाया जाता है। जो फ्रेंच कर्व आप देखिएगा, जो किताब पढ़ते होंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ्रेंच कर्व होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, तो उसका फ्रेंच कर्व ही हम बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेन से भी आप समझ सकते हैं कि इसका
अगर बात करेगा तो भिन्न भिन्न त्रिज्या और वक्रता के वक्र को जो कंपास की सहायता से नहीं खींचा जा सकता है उसे आसानी से खींचने के लिए हम फ्रेंच वक्र का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि समांतर रेखाओं का आरेखन किसकी मदद से किया जाता है। तो अगर समांतर रेखाओं का अगर बात करते हैं तो समांतर रेखाओं को खींचने के लिए हम टी स्क्वायर का भी हम प्रयोग करते हैं, फिर मिनी ड्राफ्टर का भी प्रयोग करते हैं और फिर सेट स्क्वायर का भी प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर सेट स्क्वायर, तो यहाँ मिनी ड्राफ्टर का अगर बात करें तो मिनी ड्राफ्टर होता है जो टी स्क्वायर का भी काम कर देता है, सेट स्क्वायर का भी काम कर देता है, और इसका अगर बात करेगा तो प्रोटेक्टर का भी काम कर देता है। इस सारा का काम अकेले कर देता है कौन? तो मिनी ड्राफ्टर। लेकिन आपसे पूछा गया कि समांतर रेखाएं खींचने के लिए किसका किसका उपयोग करते हैं, तो टी स्क्वायर का भी प्रयोग किया जाता है, मिनी ड्राफ्टर का भी प्रयोग किया जाता है और सेट स्क्वायर का भी प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ प्रश्न आपसे पूछ ही लिया गया है, इसी में बोला गया है कि मापने में 1:2 से आप क्या समझते हैं। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि 1:x अगर बात करेगा 1:x का, तो 1:x हम किसको बताए थे, तो ये हम बताए थे रिड्यूसिंग का। तो रिड्यूसिंग का होता है तो यही है कि 1 यहाँ हो गया और x के जगह पर 2 ले लिया। अब जरूरी ना है 1 के जगह पर 6 भी ले सकता है, अति 2 के जगह पर 6 भी ले सकता है, या x के जगह पर 1:8 भी ले सकता है। तो इस सारा जो चल जाता है वो किस में चल जाता है, तो रिड्यूसिंग में चल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर फुल साइज बोलेगा तो 1:1 हो जाएगा, इनलार्जिंग बोलेगा तो x:1 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए आप किस मापनी का उपयोग करते हैं। तो घड़ी के पुर्जों को हम बताए थे कि घड़ी का पुर्जा होता है जो बहुत छोटा होता है, तो छोटा को हमको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो x:1 मतलब इनलार्जिंग का प्रयोग करेंगे। तो इनलार्जिंग का प्रयोग करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि मापनी 1:1 से किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है। तो 1:1 किस में आ गया है, तो फुल स्केल में आ गया है, फुल स्केल में आ गया। फुल स्केल के लिए हम बोले थे कि मध्यम माप की वस्तुओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर बड़ी माप की वस्तुओं को अगर बनाना है तो बड़ी को छोटा करके बनाइएगा तो रिड्यूसिंग का प्रयोग करिएगा, छोटी माप को बड़ा करके बनाइएगा तो इनलार्जिंग का प्रयोग करिएगा। तो बोला है मध्यम माप की वस्तुओं को मापने के लिए हम फुल स्केल का प्रयोग करते हैं, जिसको हम 1:1 में लेते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि शीर्ष खंड, जिसको हम टाइटल ब्लॉक कहते हैं, तो टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है। तो टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है, तो हम बोले थे कि दाईं तरफ नीचे की ओर बनाते हैं। जैसे देखिएगा ड्राइंग शीट ही हो गया और ड्राइंग शीट के दाईं तरफ नीचे की ओर बनाता है टाइटल ब्लॉक, यही हो गया टाइटल ब्लॉक। और टाइटल ब्लॉक का लंबाई और चौड़ाई का अगर बोलेगा तो 185 गुने 65 होता है, लंबाई और चौड़ाई का। ये भी याद रखेगा कि टाइटल ब्लॉक का लंबाई चौड़ाई 185 होता है और नीचे के दाईं तरफ बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ दिया भी गया है कि शीर्षक खंड के ड्राइंग शीट नीचे दाईं तरफ बनाया जाता है और इसका लंबाई और चौड़ाई जो देता है 185 मिमी देता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि B2 ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि अगर B0 का बोलेगा तो B0 जो होता है वो 1500 होता है, 1000 होता है और गुने 25 होता है। अगर B1 का बात करेगा तो B1 जो होता है वो 1000 होता है, 700 होता है और 25 होता है। अगर B2 का अगर बात करेगा तो B2 जो होता है वो 700 होता है, 500 होता है और गुने 15 होता है। तो 700, 500, 15 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया कि आप किस परिमाण को ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं। हम जस्ट आपको पीछे भी हम बताए थे कि अगर ड्राइंग बोर्ड का बोलेगा कि आप किस पैमाने का ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं तो B2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर सीट का बोलेगा तो A2 का प्रयोग करते हैं और ड्राइंग बोर्ड का बोलेगा तो B2 का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है। अगर मुक्त हस्त चित्रण का अगर बात करिएगा मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है, तो मुक्त हस्त चित्रण इस तरीके से बनाया जाता है। देखिए ये मुक्त हस्त चित्रण हो गया, तो इसमें मिनी ड्राफ्टर का भी प्रयोग हम नहीं करते हैं, चांद का भी प्रयोग नहीं करते हैं और मापनी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही हो गया मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, ये ऑटोमेटिक आप खुद से बना सकते हैं, जैसे मन होता है उसे भी बना सकते हैं। वही हो गया मुक्त हस्त
चित्रण हो गया। दोस्त इस सेशन जो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। इसमें हम 42 क्वेश्चन करवाए हैं और इसमें आपको कम से कम क्वेश्चन जो देखने को टोटल मिलेगा वो देखने को मिलता है 82 से 83 क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से बनाया गया है। तो इसमें हम एक सेशन लिए हैं जो 42 क्वेश्चन का, और इसी का अगला सेशन जो आएगा उसमें जो भी शेष क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम कंप्लीट करके आपको इंस्ट्रूमेंट में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट एक पहला चैप्टर होगा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट करेंगे। तो एक सेशन इसमें और आएगा, 40 से 45 क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिलेगा। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।